देखना होगा। बहुत धन्यवाद शंकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। अब बात पुंछ की कर लेते हैं, जहां पर आतंकी हमले पर भी सियासत जोर शोर से हो रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। चन्नी के स्टंट वाले बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और उल्टा कांग्रेस को ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बता दिया है। देखिए, पुंछ में हुए आतंकी हमले पर सियासत। ये स्टंटबाजी हो रही है। सेना के अपमान पर बीजेपी की कांग्रेस पर स्ट्राइक। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। आखिर आतंकवाद पर वोट पॉलिटिक्स कब तक? आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष दोनों ही मामलों में सवाल खड़े करता रहा है। और अब पुंछ में हुए आतंकी हमले पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए आतंकी हमलों को एक स्टंट करार दिया और कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही स्टंट किया गया था। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने सेना के अपमान के लिए कांग्रेस को घेरा, तो दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले के लिए केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। 370 नहीं है, आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। इनके बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के खालिस्तान या दूसरे आंदोलनों का समर्थन करते हैं। पंजाब में को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आप अपने में रहिए। पुंछ के बारे में क्या आपको पता है? कभी जाकर के देखा हुई है ग्राउंड पर किस प्रकार से हमारे जवान वहां पर काम कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के सियासी रण में हर मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उनका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से वोट हासिल करना। लेकिन जिस तरह से पुंछ में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उछाला गया है, उससे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों पर सियासत कब तक होती रहेगी? पीटीआई न्यूज एजेंसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक दिन पीओके के लोग खुद भारत में शामिल हो जाएंगे।
पीओके पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ के बयान पर विपक्ष का पाकिस्तान वाला राग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर राजनाथ सिंह का बयान। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति एक बार फिर साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है? लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन किया और दो टूक कहा कि पूरे देश को पता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया है। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहें या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही पीएम मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में हुए वोट युद्ध को विपक्षी खेमा जीत नहीं पाया है। 200 दिन की गाजा जंग के बाद अब हालात ये हो गए हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को एक ऐसा ब्लूप्रिंट दे दिया है जो गाजा के सर्वनाश से जुड़ा हुआ है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी गाजा से 15 लाख लोगों को भगाकर हमास के लड़ाकों का सफाया करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जड़ से खत्म होगा हमास, रफा में ऑपरेशन सर्वनाश। से हमास के लड़ाकों को मारा जाने लगा है। कुछ वीडियो इजरायली सेना ने जारी किए हैं जिसमें रफा के कई इलाकों पर भीषण हमले किए गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में ही 100 से ज्यादा लोग रफा में मारे गए हैं। लेकिन अब इजरायली सेना जो करने जा रही है वो सोच से परे का युद्ध होने जा रहा है और इसका पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका भेजा जा चुका है।
अमेरिका भेजा ब्लूप्रिंट, गाजा में मरेंगे 20 लाख। इजरायल ने बड़े जमीनी और हवाई हमलों को लेकर अमेरिका को ब्लूप्रिंट भेज दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति बाइडेन से रफा में इजरायली ऑपरेशन को लेकर लंबी बातचीत की है। दावों के मुताबिक नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा के शहर रफा में भीषण हमले की पूरी तैयारी कर ली है। बाइडेन ने अमेरिका को बता दिया है कि रफा शहर में मौजूद 15 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि हमास का जड़ से सफाया किया जा सके। इधर यूएन ने चेतावनी दी है कि रफा में इजरायल के बड़े हमले की वजह से रफा में हजारों लोग मारे जाएंगे। दक्षिणी गाजा में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर रफा में सैकड़ों इमारतें मिसाइल हमलों में तबाह हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में गाजा में ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद ना तो ईरान ने की थी और ना ही कतर और मिस्र ने। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के खून की प्यासी हो चुकी है और हमास मरते दम तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा में खूनी हवाई हमले कर रही है जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दावों के मुताबिक आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा को हवाई हमलों से भून रही है। हवाई हमले इतने ज्यादा घातक और सटीक हैं कि मध्य गाजा में मौजूद इमारतें तेजी से तबाह हो रही हैं। दावों के मुताबिक आधी रात से लगातार भारी बमबारी से गाजा सिटी पर जमकर हवाई हमले हुए हैं। वहीं गाजा से सटे शुजाया में इजरायली हमले में इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि शेख इजलन में हुए हवाई हमलों में कई आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ताल अल हवा में हमास के लड़ाकों ने बेशक इजरायली सेना पर पलटवार किया है, लेकिन वो हमले लगभग नाकाम साबित हुए हैं। कुल मिलाकर गाजा सिटी, शुजाया, शेख इजलीन, ताल अल हवा में दर्जनों लोग इजरायल के भीषण हवाई हमले में मारे गए हैं। اللي أمر بقتلنا ما استنكر في المحافل الدولية، ما أمر بوقف إطلاق نار، حتى هذا الشعب يدخل له الأكل والشرب بطريقة محترمة. جعلونا وحوش مجرمين على بعضنا عشان نتلقى الغذاء، نتلقى الطعام. اللي ما ماتش من المساعد من المظلات مات على الكويت، مات على النابلس। जड़ से खत्म होगा हमास, रफा में ऑपरेशन सर्वनाश। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 13,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य गाजा में जिस तरह से इजरायली सेना ने भीषण हवाई हमले किए हैं, वो साबित करते हैं कि हमास को लेकर इजरायली सेना जरा भी रहम नहीं दिखा रही है। अंधाधुंध हवाई हमले गाजा सिटी, रफा और उससे सटे इलाके में किए जा रहे हैं। जरा देखिए, इजरायली हवाई हमलों पर किए गए दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हवाई हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जबकि 51 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना गाजा सिटी में रिहायशी इमारतों पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही है। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक तबाह इमारतों में सैकड़ों फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इजरायल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मिस्र की सीमा से लगे शहर रफा पर बड़ा जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन यहीं पर छिपी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से आईडीएफ के हमले में कम से कम 34,596 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 77,816 फिलिस्तीनी हमलों में घायल हो चुके हैं। ואני מברך על כך שממשל ביידן הבהיר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. ואני מבקש להעביר דבר נוסף.
ישראל היא לא זו שמונעת עסקה. חמאס מונע עסקה. דרישותיו הקיצוניות נועדו להביא להפסקת המלחמה והשארתו על כנו. זאת אומרת, להבטיח את הישרדותו, את שיקומו. अमेरिका भेजा ब्लूप्रिंट, गाजा में मरेंगे 20 लाख। इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ वानिया कतर में छिपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन शुरू कर। तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे। אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. अब आप जरा अंदाजा लगाइए, रफा में इजरायली हमला बड़े पैमाने पर होता है तो फिर वहां मौजूद हमास लड़ाकों के साथ लाखों फिलिस्तीनियों का क्या हाल होगा। तेलंगाना की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में राहुल रेवंत आरआर टैक्स लगता है। ओवैसी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि ओवैसी चाहे जितना भी विरोध कर ले, जब तक बीजेपी है, पीएफआई जैसी देश विरोधी संस्थाएं इस देश में नहीं चलेंगी। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी कर। मुझे बताओ, आप सभी लोग पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? ये लोग ना बोलते थे, मगर मोदी जी ने एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। ये ओवैसी पीएफआई पर बैन का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी, जितना विरोध करना है उतना करो। पीएफआई जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है।